Hello everyone. I really hope that you enjoyed the first part of how to plan your wedding and learned some tricks and tips on how to create a work breakdown structure so that you do not miss any minute details while planning a wedding within your family. So आज हम उसके और आगे के स्टेप सीखेंगे कि आपने एक बार वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन उसके बाद क्या? तो आपको हर एक टास्क जो आपने आइडेंटिफाई की है वो अलग अलग फैमिली मेम्बर्स को डेलीगेट करना पड़ेगा काम, एक टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी कि ये काम इतने दिनों में ख़त्म हो ही जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद ही दूसरे टास्क हम शुरू कर पाएंगे. सो एक टाइमलाइन सेट करना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, फॉलो अप लेना, and most importantly identifying risks that can happen at the time of your wedding और उसके लिए हमें बैकअप प्लानिंग एडवांस में क्या क्या करना चाहिए. So today we'll learn all these things through little bit tricks and tips again from the principles of management. So let's get started. So we'll do a quick recap on हमने पार्ट 1 में क्या सीखा था. तो जब भी हम कोई इवेंट होस्ट कर रहे होते हैं हमारे घर पे, बी इट वेडिंग और एनी अदर सिमिलर इवेंट्स, वही इवेंट की मैनेज करने की लाइफ साइकिल होती है जो 5 स्टेप्स में डिवाइड की जा सकती है, विच इज़ इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल एंड क्लोजर. और हमने लास्ट वीडियो में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना सीखा था वेडिंग डे के लिए कि हम जब हमारे घर पे कोई भी वेडिंग प्लान कर रहे हैं तो हम हर एक काम को, हर एक वर्क को हम ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके लिए हम ये वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं. एंड द पर्पस बिहाइंड इट इज़ टू राइट एवरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द वर्क दैट वी हैव टू डू सो दैट वी डू नॉट मिस आउट ऑन एनी टास्क्स while planning a wedding. And to understand work breakdown structure for your wedding day in detail, please refer to the part 1 of the video, जिसकी लिंक मैंने नीचे कैप्शन में डाली हुई है. So please check out that, and this is the second part of the video. सो नाउ एक बार आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लिया आपके वेडिंग डे के लिए या तो हर एक वेडिंग इवेंट के लिए, सेरेमनीज़ के लिए, द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि आप हर एक टास्क को अपने फैमिली मेम्बर्स में डेलीगेट करोगे कि हर एक फैमिली मेम्बर को आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कि टास्क 1 विल बी डन बाय दिस पर्सन, टास्क 2 विल बी डन बाय दिस पर्सन. एंड वो डेलीगेट करने के बाद यू विल डिसाइड कि क्या टाइमलाइन होनी चाहिए कि ये काम रियलिस्टिकली कितने दिनों में ख़त्म हो सकता है, उसकी स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए, उसकी एंड डेट क्या होनी चाहिए, वही काम का हम फॉलो अप उस इंसान से कितने दिनों में लेंगे, उसका एक्चुअल स्टेटस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. सो आई हैव गिवन अ बेसिक एग्जाम्पल राइट हियर दैट व्हाइल यू आर डेलीगेटिंग all the tasks to different people within your family, how to delegate and how to track the प्रोग्रेस ऑफ जो भी काम उनको दिया गया है कि कितना ख़त्म हुआ है, कितना नहीं हुआ है. क्योंकि काफ़ी बार होता है कि काफ़ी टास्क ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट होते एक दूसरे के ऊपर. जैसे एक काम ख़त्म हुआ फिर ही दूसरा कोई शुरू कर सकता है, और काफ़ी टास्क ऐसे होते हैं जो साइमल्टेनियसली 2 लोग, अलग अलग लोग सेम टाइम पे कर सकते हैं, जिसकी इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं होती है. तो अगर एक टास्क को 10 दिन लग रहा है और दूसरे टास्क को भी 10 दिन लग रहा है तो वो 10 दिन का स्लॉट में 2 काम साथ में भी ख़त्म हो सकते हैं. और काफ़ी टास्क ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइंस विद दोज पर्सपेक्टिव्स दैट हाउ मैनी टास्क्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर और एंड हाउ मैनी ऑफ देम आर नॉट डिपेंडेंट, सो दैट कैन बी डन साइमल्टेनियसली, जिसमें काफ़ी टाइम भी आपका बच सकता है. सो नाउ यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दिया है दैट यू कैन क्रिएट अ टेबल आफ्टर यू हैव क्रिएटेड अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसमें आप टास्क लिख सकते हो, हर एक टास्क जो आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में नोट डाउन किया हुआ है. देन उसके बाजू में यू कैन राइट दैट हु इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, फॉर एंड टू एंड वो टास्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन आपके घर में से लेगा. दैट कैन बी पर्सन ए, बी, सी, जो भी आप उसके बाजू में नाम लिख सकते हो वो फैमिली मेम्बर का. देन यू हैव टू थिंक ऑफ द ड्यूरेशन कि वो टास्क
ओवरऑल कितने दिनों में ख़त्म हो सकता है। आपको लगे कि 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा तो ऑलवेज़ कीप अ बफर टाइम, 10 दिन लिख लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार 1-2 दिन आगे पीछे होता है। सो मैक्सिमम कितने दिनों में ख़त्म हो जाना चाहिए, राइट डाउन दोज ड्यूरेशन। देन राइट डाउन स्टार्ट एंड एंड डेट, कि कौन से दिन पे आपको शुरू करना है ये टास्क रिलेटेड काम और कब तक ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाजू में यू कैन राइट इट डाउन फॉलो अप टाइमलाइन, कि जिसको भी आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ये टास्क मैनेज करने के लिए, उसको आप ऐसे ही तो रिलाई नहीं कर सकते हो। काफ़ी बार कोई भूल जाएगा, कोई पॉइंट्स मिस आउट कर देगा, तो यू हैव टू ऑलवेज constantly keep on following up with all the people that you have given the responsibility for the wedding things. तो कि पर्सन ए को आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो आइडियली टेक फॉलो अप विथ एवरी 2 days कि क्या हुआ, क्या काम, क्या स्टेटस है। इट कैन बी वर्बली, एनी वेज वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, कि क्या स्टेटस है। फिर आप उसके बाजू में लिख सकते हो कि एक्चुअल स्टेटस क्या है, कि ऑन टाइम जा रहा है, कितने दिन का डिले है, कितने दिन एडवांस में हो चुका है। सो डिपेंडिंग आपको कितने आगे पीछे ड्यूरेशन आपका प्लानिंग का चल रहा है वेडिंग का, वो आपको समझ आएगा, क्योंकि जितना डिले होगा उस हिसाब से आपको काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, बी इट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द कॉस्ट ऑफ दैट टास्क वेरी हाई। एक्सपेंडिचर जितने दिन हम डिले करेंगे उतना ही हाई होता जाएगा। क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा। काफ़ी बार होता है कि हमने वेन्यू अगर अच्छे से सिलेक्ट नहीं किया, पार्किंग की इश्यूज़ है, तो दैट इज़ नॉट एन आइडियल वेन्यू फॉर अ वेडिंग, राइट? सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स माइट हैम्पर इफ वी डू नॉट मेंटेन द टाइमलाइंस फॉर व्हाइल प्लानिंग द इवेंट प्रॉपर्ली। उसके बाजू में स्टेटस के बाजू में इसमें मैंने पॉइंट नहीं लिखा है, लेकिन आप रिमार्क्स भी लिख सकते हो कि डिले हुआ है तो क्यों हुआ है और आप क्या कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। एंड देन रिस्क्स अटैच्ड एंड मिटिगेशन प्लान। काफ़ी टास्क ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ बैकअप प्लानिंग की ज़रूरत होती है, तो यू कैन आइडेंटिफाई दोज रिस्क्स वेल इन एडवांस एंड देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ मिटिगेशन बैकअप प्लान, ताकि कोई ऐसे अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस इन केस ऐसा हो तो आपके पास ऑलरेडी बैकअप रेडी हो। जैसे मैंने अभी बताया कि मेंटेनिंग टाइमलाइंस इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ planning any event or a wedding within our family. Time management plays a very very crucial role while we are planning a wedding within our family, because as I said कि अगर हमने timelines अपनी maintain नहीं की तो वो काफ़ी चीज़ों में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बी इट इन टर्म्स ऑफ हाई एक्सपेंसेस, क्योंकि जितना हम डिले करेंगे उसी चीज़ का एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा जो हमें बेयर करना पड़ेगा। क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकती है, क्योंकि जितना हम डिले करेंगे तो उस हिसाब से हमें जो क्वालिटी कपड़ों की हो, वेडिंग आउटफिट्स की हो, या तो वेन्यू जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी हो, वो हमेशा हमें फिर उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। हमारी जो ओरिजिनल डिज़ायर्स होती है उस हिसाब से हमें नहीं मिलता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द टाइम मैनेजमेंट while planning a wedding, because the timelines whatever we follow will create a larger impact in the cost and quality and deliverability of the wedding that we are planning within our family. Now मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है जो हमने ओरिजिनल वेडिंग का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में बनाया था, उसी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का मैंने इसमें टेबल क्रिएट किया है हर एक टास्क का, हर एक स्टेप के हिसाब से, दैट हाउ वी कैन अप्लाई इट इन अ इवेंट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। सो यहाँ पे सबसे पहला टेबल है इनिशिएशन का। तो इनिशिएशन में हमने 3 चीज़ें लिखी थी, फिक्सिंग वेडिंग डेट, देन मेकिंग लिस्ट ऑफ इन्वाइटीज़ एंड फिक्सिंग अ बजट। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच टास्क। जैसे वेडिंग डेट का है तो जनरली कोर फैमिली मेम्बर्स, दैट इज़ द पेरेंट्स ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीकिंग कंसल्टेशन फ्रॉम प्रीस्ट और पंडित एंड फिक्सिंग अ वेडिंग डेट।
तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये सिर्फ मैंने रॉ एक टेबल बनाया है। ड्यूरेशन भी मैंने बहुत टेंटेटिवली ऐसे ही लिखा है। आप रियलिस्टिकली जब आप अपना वेडिंग प्लान कर रहे हो तो रियलिस्टिकली आपके पास कितना टाइम है वेडिंग का, किसी के पास 6 महीने होते हैं, किसी के पास 1 साल होता है, किसी की शादी 3 महीने में ही प्लान करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से यू कैन plan and set the timelines as per your own needs and realistically, right? So यहाँ पे मैंने ऐसे ही randomly ड्यूरेशन लिखा है कि हर एक टास्क का इसमें हम 1 वीक लिखते हैं। तो फॉलोअप कितने दिनों में करना पड़ेगा, तो एवरी 2 days। एंड रिस्क अटैच्ड अगेन आई हैव रिटन इट रैंडमली, जैसे मैंने बताया कि हम जितना डिले करेंगे उतना ही एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। तो वेडिंग डेट फिक्स होना इज़ द डेफिनेटली इनिशियल स्टेप, क्योंकि डेट ही फिक्स नहीं हुए तो आगे के काम हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर जितना हम डिले करेंगे डेट फिक्स करने में उतना ही डिले हमारे बाकी कामों में होता जाएगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द रिस्क अटैच्ड, एंड फॉर दैट द मिटिगेशन थिंग दैट वी नीड टू मेक श्योर इज़ टू मेंटेन टाइमलाइंस एंड as soon as possible get the wedding date so that we can start planning of the different tasks and things ahead of the wedding, right, well in advance. Then again there's make list of invitees. So again generally किसको invite करना है वो भी core family members ही decide करते हैं, and fixing the budget. बेसिकली इनिशिएशन जो होता है वो सबसे पहला स्टेप होता है। कोई भी इवेंट हम जब प्लान करते हैं, शादी प्लान करते हैं, तो जो इनिशिएशन होता है उसमें जितने भी टास्क होते हैं दैट इज़ जनरली डन बाय the core family members of the bride and groom usually, and बाकी आगे के जो steps होते उसमें then other family members come into play, who are cousins and siblings and many other family members, right? अगेन इन अ सिमिलर वे यहाँ पे मैंने सेकेंड स्टेप है जो कि है प्लानिंग ऑफ आर वेडिंग डे। तो उसके स्टेप्स जो भी मैंने वर्क ब्रेकडाउन में टास्क्स लिखे थे उसी के टास्क मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, लाइक सेंडिंग इन्विटेशंस, फाइनलाइजिंग बाय न्यू, अप्रोचिंग केटरर्स, अप्रोचिंग डेकोरेटर्स। इफ़ यू रिमेंबर मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि प्लानिंग स्टेज में आपको वेंडर्स फाइनलाइज नहीं करने हैं, आपको सिर्फ अप्रोच करना है। वो सर्चिंग की जो प्रोसेस है दैट कम्स अंडर प्लानिंग। तो अगेन यहाँ पे मैंने लिखा है हाइपोथेटिकली दैट हु आर द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच टास्क, उसके ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। और ये जो ड्यूरेशन है वो अगेन जहाँ पे मैंने अप्रोचिंग केटरर्स और डेकोरेटर्स लिखा है, तो ये सिर्फ हम जो सर्च करते हैं और हम सर्च करके हर एक से कोटेशन निकलवाते हैं, उस प्रोसेस का मैंने टाइमलाइन लिखा है बिफोर फाइनलाइजिंग एनी वेंडर। And again, what can be the follow-up timelines, risk attached, mitigation plan, and different things I've written here. You can give it a quick glance while reading it. But again, this is very basic that I've created. You can create your own structures, as I said, and हर एक का यहाँ पे वर्क ब्रेकडाउन, टास्क्स और रिस्क्स अटैच्ड बहुत ही सब्जेक्टिव होगा, डिपेंडिंग ऑन द रीजन दैट यू आर लिविंग इन, डिपेंडिंग ऑन द सीजन दैट योर वेडिंग इज़ बीइंग प्लान्ड फॉर, depending on the number of guests that you are inviting, the size of wedding that you are planning to have. And so again, it is very subjective when it comes to risk and mitigation plan. लेकिन basic risk होते हैं वो हमें हमेशा उसका एडवांस प्लानिंग करना ही पड़ता है। जैसे वेन्यू है तो मेक श्योर दैट यू बुक इन एडवांस, क्योंकि फिर आपको अगर जितना डिले करोगे आपको जो डिज़ायर्ड लोकेशन है वो कोई और बुक करवा लेगा, आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको जो नहीं पसंद है वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। काफ़ी बार जितना डिले करते हो तो वेन्यू बहुत प्रॉपर लोकेशन में भी नहीं मिलता है, जो गेस्ट्स के लिए बहुत दूर होता है अपनी रेसिडेंस से। पार्किंग स्पेस का इशू होता है। देयर कैन बी लॉट ऑफ चैलेंजेस इफ़ यू डिले things while planning your wedding. So these are the basic things that I've written in the planning stage. Now again, I have written
the tasks that I had written in the work breakdown structure of the execution stage. तो execution stage सबसे main important stage होता है एक event planning और management की life cycle में, जहाँ पे हम actual में सारी चीज़ें execute करना start कर देते हैं. So again, I have noted all the tasks that were mentioned in the वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. इसमें अगेन मैंने हर एक का रिस्क्स बेसिक लिखा हुआ है कि गेस्ट्स आपको फाइनल काउंट करने पड़ेंगे. अगर नहीं करोगे तो आपको एग्जैक्ट प्रॉपर एस्टिमेट नहीं पता चलेगा, और एस्टिमेट आपको पता नहीं चलेगा तो आप प्रॉपरली बुकिंग्स नहीं कर पाओगे, बी इट फॉर accommodation or for catering etc. And as I said, always have a room for more. हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा हमें काउंट करने चाहिए. डेकोरेशन एंड थीम है कि जितना आप डीले करोगे या तो प्रॉपरली प्लान नहीं करोगे तो रिसोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे प्रॉपर. काफ़ी लोगों को रियल फ्लावर्स की डेकोरेशन करनी अच्छी लगती है, तो आप लास्ट मिनट कोई वेंडर फाइनलाइज करोगे तो आपको वो आपके पसंद के जो फ्लावर्स है या तो डेकोरेशन है वो नहीं मिलेगा. तो काफ़ी चीज़ें हैं. आप कौन सी सीज़न में शादी कर रहे हो उस हिसाब से आपको थीम कोई सेट करना है तो आप कर सकते हो. सो दोज आर द लिटिल थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाइल यू आर एग्जीक्यूटिंग for a wedding within your family, right? Then again comes a step of monitoring and control. जैसे मैंने बोला था, monitoring and control involves a lot of backup planning that might require when you might have to face some unforeseen circumstances at the time of your wedding. So as I said कि जब आप catering में number of plates finalize कर रहे हो तो हमेशा extra plates का आप एडवांस में बुकिंग कर सकते हो, बिकॉज यू माइट नेवर नो कितने लोग एक्स्ट्रा आ सकते हैं, या तो कोई 2 प्लेट भी यूज़ कर सकता है. देन एक्स्ट्रा होटल रूम्स, मे बी इफ़ यू आर नॉट बुकिंग एक्स्ट्रा होटल रूम्स, ऑलवेज have a word with the manager of the hotel where you are already booking the estimated rooms, that we might need 2 or 3 extra rooms at the time during the wedding day. So we are not sure, but please we will request you if you can give us in the same hotel, something like that. Then again seasonal backup plan, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि हो सकता है बारिश की सीज़न में शादी हो और आपने ओपन वेन्यू बुक किया हो तो एक दिन पहले बारिश आ गई, या तो उसी वक्त जब शादी हो रही है बारिश आ गई, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए आप को एक टेक्नोलॉजी सेट करनी पड़ेगी, वेंडर से बात करनी पड़ेगी. ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान रिलेटेड टू दैट, इवन रिलेटेड टू योर वेडिंग आउटफिट, कि जब भी आप अपना वेडिंग आउटफिट सिलेक्ट कर रहे हो, इवन इफ़ यू आर नॉट द ब्राइड और अ ग्रूम बट इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम, हो सकता है कुछ खाने की चीज़ गिर गई या तो कुछ ख़राब हो गया, तो आप लास्ट मिनट दूसरा आउटफिट कहाँ से ढूंढोगे? तो ऑलवेज हैव अ बैकअप आउटफिट दैट माइट नॉट बी एज हैवी एज द ओरिजिनल आउटफिट, but just to be on the safer side, always have a backup wedding outfit. And also extra return gifts. काफ़ी बार होता है जो हम रिटर्न गिफ्ट सिलेक्ट करते हैं उसमें से थोड़े बहुत डैमेज आ सकते हैं. लास्ट मिनट हमें पता चलता है कि हमने 3-4 इन्वाइटीज़ को इसमें इंक्लूड करना ही लिस्ट में हम भूल गए थे, तो वी माइट नीड सम एक्स्ट्राज. सो ऑलवेज ऑर्डर सम एक्स्ट्रा रिटर्न गिफ्ट्स. सो दैट इज़ सम बेसिक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाइल प्लानिंग अ वेडिंग. बट अगेन इसमें एज आई सेड इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द रीजन यू आर लिविंग इन, द सीजन दैट योर वेडिंग इज़ बीइंग प्लान्ड ऑन. एंड सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप एड ऑन कर सकते हो एज पर your subjective respective work breakdown structure. And the final last step is the closure. जैसे मैंने बताया था कि
जब शादी ख़त्म हो जाती है, वो इवेंट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो हमें निभानी पड़ती है, जैसे टू ग्रीट एवरीवन हु हैज़ अटेंडेड द वेडिंग, टू से थैंक यू टू देम, टू मेक श्योर दैट एवरीवन हैज़ रिसीव्ड रिटन गिफ्ट्स, फाइनल पेमेंट्स जो भी बाकी है वेंडर्स को करना, थैंक यू कॉल्स अगर आप करना चाहते हो तो अपने गेस्ट को या तो बहुत क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को आप कर सकते हो. सो दीज आर द स्टेप्स दैट कम्स अंडर क्लोजर. सो अगेन यू हैव टू सी दैट हु इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट, द ड्यूरेशन, फॉलो अप, रिस्क अटैच्ड, मिटिगेशन प्लान. अभी इसमें ये जितने भी स्टेप्स का मैंने टेबल बनाया है और आपको अभी मैंने इसमें एक स्लाइड में शोकेस करके दिखाया, द कॉमन थिंग इफ़ यू हैव नोटिस्ड इन ऑल द स्लाइड्स इज़ दैट the same people will be responsible for taking end-to-end responsibility for each of the task. जैसे यहाँ पे अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल केटरर्स और डेकोरेटर्स को अप्रोच करने के लिए पर्सन डी को डेलीगेट किया है कि व्हेन इट कम्स टू अप्रोचिंग फाइनलाइजिंग केटरर्स, पर्सन डी विल बी रिस्पॉन्सिबल. देन अगर आप नोटिस करोगे तो फ्रॉम अप्रोचिंग वेंडर्स इन टर्म्स ऑफ केटरर्स, डेकोरेटर्स, to finalizing caterers and decorators, the same person will be responsible for in terms of taking end-to-end responsibility closure stage तक. तो ऐसा नहीं है कि आपने अप्रोच के टाइम पे बोला कि पर्सन ए कर लेगा और आपने बोला फाइनलाइज नहीं लेकिन पर्सन सी करेगा. ऐसा नहीं हो सकता. सो एवरी टास्क दैट यू डेलीगेट टू स्पेसिफिक पर्सन विद इन योर फैमिली, मेक श्योर दैट द एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट टास्क इज गिवन टू द सेम पर्सन फॉर द सेम टास्क, राइट? एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट द हेड ऑफ द फैमिली, be it person A, be parents of the bride and groom, whosoever you feel like is more responsible and alert when it comes to follow up, only the same person which जो हम professional language में, business language में जिसको हम project manager बोलते हैं, so हमेशा you need to have one or two people within the family who are maybe the head of the family, who will make sure to coordinate and to take follow-ups from time to time from each of the person who is responsible for different tasks while planning and executing the wedding end to end. So जो भी project manager बनेगा आपके wedding planning के लिए, who will be responsible for coordinating with each of the member, might not take any individual responsibility for any task, might be one or two but not more than that, but the major responsibility with that person will be to coordinate and to make sure that everything is done on timely basis and nothing is being delayed. और कुछ भी कोई इशू आए तो जितने भी पर्सन को डेलीगेट किया गया है वो एक ही पर्सन को पूछ सकते हैं कि अभी इसमें ये नहीं हो सकता तो उसका हम क्या करेंगे. सो बेसिकली समवन शुड बी अलॉटेड who will be a single point of contact with all the people responsible to maintain all the tasks, who are managing all the tasks, right? So I really hope you enjoyed the part 1 and part 2 of the video on how to plan your wedding and learned some basic tricks and tips through the concept of event management and project management and how you can apply those concepts while you are planning the wedding within your own family. And as I always say कि जो भी मैंने structures बताए हैं वो कोई universal righteous structures नहीं है. There is always room for innovation and improvements. तो आपको जो subjective आपके हिसाब से होते हैं कि आप जिस तरीके की wedding या event plan करना चाहते हैं आप उस हिसाब से customized अपने हिसाब से innovate करके आपके खुद के structures create कर सकते हैं. एंड ऑल्सो चेकलिस्ट की अगर हम बात करें तो चेकलिस्ट के लिए
काफ़ी इंटरनेट पे आपको फ्री टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। वेडिंग प्लानर आप लिखोगे या तो वेडिंग प्लानिंग लिखोगे, चेकलिस्ट लिखोगे, ऐसे कुछ भी कीवर्ड्स लिखोगे, आपको काफ़ी सारी फ्री टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। इवन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और जैसे मैंने अभी इस वीडियो में टेबल्स बनाए हैं उसके फ्री टेम्पलेट्स भी, ब्लैंक टेम्पलेट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। सो do your surfing, do your searching, and I'm sure you can host the best wedding ever on earth while planning a wedding within your family. So if you like this video, please stay tuned to this channel for many more interesting such videos, articles, stories, and case studies related to management. Thank you.